मंच पर उपस्थित इस विश्वविद्यालय के कुलपति के प्रतिनिधि और इतिहास विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष और एक इस देश के उदीयमान इतिहासकार प्रोफेसर वी.के. श्रीवास्तव जी, इस विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के वर्तमान अध्यक्ष और मेरे मित्रवत प्रोफेसर अशोक अहिरवार जी, मदन मोहन मालवीय टीचर ट्रेनिंग सेंटर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर आर.डी. बेगरे साहब, और इतिहास और साहित्य में नेहरू इस विषय पर केंद्रित इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के समन्वय सूत्रधार और मेरे अत्यंत प्रिय डॉक्टर पंकज सिंह जी, सभागार में प्रतिभागी के बतौर उपस्थित मालवी जी, रामहेत गौतम जी, वसीम जी, मीनाक्षी मैडम, और विशेष रूप से इस विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के बहुत ही जिज्ञासु शोधार्थीगण और आभासी माध्यम से लगभग 80 से अधिक प्रतिभागीगण, जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लिया है, क्योंकि यह पुनश्चर्या पाठ्यक्रम एक ऐसे विषय और एक ऐसे समय में आयोजित किया गया है जिसके प्रति इस देश के पढ़े लिखे लोगों में, युवा लोगों में उत्सुकता का होना बहुत लाजिमी बात है, क्योंकि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं और एक ऐसे समय को देख रहे हैं जब यह देश अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृतकाल मना चुका है, और इन 75 वर्षों में भारत को गढ़ने की सबसे अधिक जिम्मेवारी जिसके कंधों पर रही है वही है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मित्रों, आप सब जानते होंगे कि मालिक होने के कुछ फायदे भी होते हैं और मालिक होने के कुछ नुकसान भी होते हैं। आप अपने घर के मालिक होते हैं तो अपने घर के संबंध में आपको निर्णय लेने का अधिकार होता है। आप घर के मालिक के रूप में अन्यों से सम्मान पाते हैं, लेकिन मिल्कियत के तौर पर आपको समय समय पर अपने परिवार में बहुत सारे कष्ट, दुख और आलोचनाओं को मौन रूप से सह लेना पड़ता है। ये मालिक होने की पीड़ा होती है। तो स्वाभाविक है कि इस देश को 75 वर्षों में ये देश जहां पहुंचा है, उस रास्ते का निर्माण तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और उस रास्ते पर चलते हुए आज भारत जहां पहुंचा है, यदि हम 75 वर्षों को पीछे मुड़कर दृष्टिपात करते हैं तो बहुत गिले शिकवे हमारे सामने आते हैं, और उन्हीं सारे गिले शिकवों के साथ आज हमारे देश का जो मानस है
नेहरू और एंटी नेहरू में बंट गया है। और ये विभाजन इतना संवेदनशील हो गया है कि आज सार्वजनिक मंचों पर आप नेहरू के विषय में तटस्थ होकर कोई वक्तव्य नहीं दे सकते। आपको या तो एंटी नेहरू होना पड़ेगा या तो नेहरूअन होना पड़ेगा। ऐसा मानस का विभाजन हो गया है। हम एक ऐसे दौर और एक ऐसे समय का साक्षात्कार कर रहे हैं। नेहरू पर बोलने के लिए आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आप लोगों के प्रति आभारी हूं। इस क्षमा याचना के साथ कि मैं नेहरू का विशेषज्ञ नहीं, मेरे अध्ययन अध्यापन का केंद्रीय विषय कभी नेहरू को समझना नहीं रहा है। लेकिन इस देश में एक अजीबोगरीब विडंबना देखी जाती है कि वयोवृद्ध को ज्ञान वृद्ध मान लिया जाता है। तो मैं इस देश में इस विश्वविद्यालय का एक वरिष्ठ आचार्य हूं, सेवानिवृत्त होने के कगार पर खड़ा हूं। तो पंकज जी जैसे प्रिय लोग ये समझ लेते हैं कि यदि प्रोफेसर एडी शर्मा वयोवृद्ध है तो वो ज्ञान और इसीलिए ऐसे विषय पर मुझे बोलने के लिए आमंत्रित कर देते हैं जिस विषय का मैं मित्रों विशेषज्ञ नहीं, फिर भी अपने अनुभवों के साथ और मित्रवर प्रोफेसर अशोक हरिद्वार जी और पंकज जी के निवेदन का आदर करते हुए मैं कुछ बातें आपसे साझा करूंगा अपने अनुभव के आधार। मित्रों, आप सब ये जानते हैं कि भारत में 19वीं शताब्दी सृजनात्मक राष्ट्रीयता के एक तरह से पुनर्जागरण की शताब्दी रही। और इस शताब्दी में भारत माता की गोद में इतने महापुरुष पैदा हुए कि शायद 19वीं शताब्दी में दुनिया के किसी भी देश में एक साथ इतने महापुरुषों का अवतरण नहीं हुआ। ये 19वीं शताब्दी के भारत की विशेषता है। एक और बड़े बड़े पॉलिटिकल स्टेट्समैन और विचारक, दूसरी तरफ राजनीतिक विचारकों की उतनी ही लंबी बात, और तीसरी ओर भारत की जनचेतना को जगाने वाले राष्ट्र कवियों की उतनी ही बड़ी कतार। ये 19वीं शताब्दी के भारत का अद्भुत संयोग है जो शायद उस शताब्दी में किसी दूसरे देश को उपलब्ध नहीं। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, जब आप कितने नाम गिने, ये सब कैसे लोग थे? इतने दृष्टि संपन्न और इतने क्रांतदर्शी लोग थे कि इनमें किसी एक देश को ही नेतृत्व करने की क्षमता नहीं थी, बल्कि इनके ज्ञान और इनकी दृष्टियों का आप आकलन करेंगे तो आपको लगेगा कि इनमें तो एक पूरी की पूरी सभ्यता के शिल्पकार बनने की क्षमता। और इन सब महापुरुषों में सनातन भारत का जो सत्य था, उसी सत्य का इन सभी महापुरुषों ने साक्षात्कार किया था और भारतीय संस्कृति के विश्वमारा स्वरूप को अपने हृदय में आत्मसात किया था। सा संस्कृति विश्वमारा।
उसको आत्मसात किया था। और उसको आत्मसात करने के पश्चात सिकंदर से लेकर जनरल डायर तक इस संस्कृति को छत बिछत करने की जो एक लंबी ऐतिहासिक परंपरा रही है, उस आहत और छत बिछत विश्ववारा संस्कृति को और उसकी गौरव को, उसकी प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करने का संकल्प 19वीं शताब्दी के इन सारे उन महापुरुषों में सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, जिन्हें इस देश के या आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और यह भी सुअवसर प्राप्त हुआ कि इस देश ने लगभग उनको 17 सालों तक प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। इसका मतलब है कि आजाद हुए भारत को नेहरू ने अपने ज्ञान, अनुभव और अपनी परंपरा के प्रति जो उनकी दृष्टि थी, उन सब संचित निधियों के साथ उन्होंने इस देश के नवनिर्माण की नहीं, इस देश के पुनर्निर्माण की के लिए उन्होंने एक मार्ग प्रशस्त किया। एक आइडिया ऑफ भारत को उन्होंने धरती पर उतारने का प्रयास किया। आज हम लोग आइडिया ऑफ भारत की बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन ये आइडिया ऑफ इंडिया जो है, इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की है। कि आइडिया ऑफ इंडिया क्या है। ये जो आइडिया ऑफ इंडिया जो जवाहरलाल नेहरू का था, अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो दुनिया में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में एक जो उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, इस देश के उच्च शिक्षा से जुड़े हर एक विद्यार्थी को वो पुस्तक पढ़नी चाहिए। अगर आप उस पुस्तक को नहीं पढ़ रहे हैं तो नेहरू का आइडिया ऑफ इंडिया क्या था और किस आइडिया ऑफ इंडिया को उन्होंने आजाद भारत की धरती पर उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहते थे, आप उसे कभी नहीं समझ सकते। आजकल संचार माध्यमों की गतिशीलता के कारण हमारे पास इतने तरह की सूचनाएं चाहे अनचाहे रूप में हमारे पास उपलब्ध होती हैं, जो हमारे मानस को एक विभ्रम दे रहा है। इसीलिए आज का जो समय है उसे सूचनाओं के विभ्रम का भी समय कहा जाता है। सूचनाओं के विभ्रम का भाव। अगर किसी देश का युवा सूचनाओं के विभ्रम से यदि अपने को मुक्त नहीं करता है, तो आप कल्पना कीजिए कि सूचनाओं के द्वारा जो विभ्रम उत्पन्न किया जा रहा है, उसी को किसी देश का मानस यथार्थ मान सकता है। तो आज जरूरी है कि जब हम नेहरू पर विचार करें, नेहरू के संबंध में कोई सोच बनाए, तो सूचनाओं के विभ्रम से पहले हमें अपने मानस को मुक्त करना पड़ेगा और हर व्यक्ति को नेहरू के विषय में ईमानदारी से सोचने का, उनकी सराहना करने का और उनकी आलोचना करने का ये अधिकार स्वयं नेहरू हर व्यक्ति को देते हैं।
कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देता, स्वयं नेहरू ये अधिकार हमें प्रदान करते हैं। ये नेहरू कैसे थे, उनके वैचारिक पक्षों पर मुझे अपराह्न के सत्र में आप लोगों के समक्ष रूबरू होना है, तो मैं उस समय कुछ चर्चा करूंगा। मैं कोई छोटी मोटी बातें इस समय नेहरू के विषय में आपको बता दूं। नेहरू के विषय में एक रोचक बात आपको बताता हूं कि नेहरू का जन्म कैसे हुआ था। ये बहुत दुर्लभ सूचना है। 1946 में पंडित मदन मोहन मालवीय से मिलने के लिए नेहरू जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय आए थे। तो उसी दौरान मदन मोहन मालवीय नेहरू ने ये वृत्तांत नेहरू को सुनाया था, और उसके साक्षी थे गाजीपुर के एक राय साहब, जिन्होंने उस वृत्तांत को सुना था और अपने संस्मरण में ये लिखा। वो घटना ऐसी है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो वकील उन दिनों हुआ करते थे, वो गर्मी के दिनों में एक टोली बनाकर अक्सर गर्मियों में हिमालय की तराइयों में चले जाते थे। वोट बंद हो जाता था। एक वर्ष उन वकीलों की टोली में मोतीलाल नेहरू दंपति भी हिमालय की तराइयों में गए थे। एक शाम को मदन मोहन मालवीय भी इलाहाबाद के थे, मोतीलाल नेहरू भी इलाहाबाद के थे, तो दोनों में मैत्री थी। तो ये लोग मोतीलाल दंपति और पंडित मदन मोहन मालवीय टहलते हुए पहाड़ की तराइयों से गुजरते हुए कुछ सघन क्षेत्रों में चले गए। उन सघन क्षेत्रों में गए तो एक पेड़ के नीचे एक जटाजूटधारी साधु यूं ही पेड़ के पास बैठा हुआ था, जर्जर अवस्था में। ये लोग जब उधर जा रहे थे तो साधु ने इनको मना किया कि आगे मत जाओ। मालवीय जी बड़े कौतूहल भरे उनका व्यक्तित्व था, बहुत जिज्ञासु व्यक्ति थे, तो साहस करके उस साधु के समीप गए। कहा कि उसने डांटा कि तुम लोग चले जाओ, लेकिन वो माने नहीं, तो समीप गए। तो अचानक उस साधु ने कहा कि तुम लोग यहां आए हो, तुम्हारा क्या प्रयोजन है? अब ये सवाल यदि साधु कोई करता है तो इसका मतलब होता है कि वो साधु आपसे कह रहा है कि आप कोई आशीर्वाद मांग लो, क्योंकि प्रयोजन पूछ रहा है। मालवीय जी को कुछ भी नहीं सूझा तात्कालिक रूप से, तो उन्होंने तत्काल साधु से कहा कि महाराज ये मोतीलाल दंपति निसंतान है, इनको आप आशीर्वाद दीजिए। उस समय तक मोतीलाल नेहरू निसंतान थे। उन्होंने कहा कि इनको आशीर्वाद दीजिए। उस साधु ने कमंडल से जल निकाला और मोतीलाल दंपति पर ऐसे छिड़क दिया और कहा कि जल्दी यहां से भाग जाओ, फिर इधर कभी होगा। ये लोग चले आए। दूसरे दिन मालवीय जी की जिज्ञासा इतनी बलवती थी कि दूसरे दिन उसी और वो अकेले और वो उसी पेड़ तक पहुंचे जहां वो साधु इनको आशीर्वाद दिया था। जब दूसरे दिन जब मोतीलाल नेहरू उस पेड़ के पास पहुंचे तो उस पेड़ के नीचे उस साधु का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था, मतलब वो मर चुका। और ठीक इस घटना के 9-10 महीने बाद मोतीलाल दंपति को जवाहरलाल नेहरू नामक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति। मित्रों, ये जवाहरलाल नेहरू की जन्म की कथा है। ऐसे जवाहरलाल नेहरू को, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सत्य का मूर्त रूप महात्मा की पदवी दिया था,
वैसे ही विनोबा भावे ने जवाहरलाल नेहरू को लोक देवता कहा। लोक देवता, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की पदवी दिया था, जिसे मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी दी गई थी, वैसे विनोबा भावे ने जवाहरलाल नेहरू को लोक देवता कहा था। आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि दिनकर आरंभिक दौर में नेहरू के बहुत अच्छे मित्र थे और इसीलिए उनको राज्यसभा में लिया गया। लेकिन बाद में दोनों की दोस्ती में कुछ दरारें उत्पन्न हुई और दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए थे। उस दिनकर ने एक छोटी सी पुस्तक नेहरू जी पर लिखी है, उसका शीर्षक ही है लोक देवता नेहरू। अगर ये पुस्तक, छोटी सी पुस्तक आप लोगों को कहीं मिले तो समस्त प्रतिभागियों को दिनकर की लिखी हुई उस छोटी सी पुस्तक लोक देवता नेहरू पढ़ना चाहिए। आपके पास है वो? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर उसकी सॉफ्ट कॉपी हो आपके पास तो छोटी सी पुस्तक है, आप उसको स्कैन कीजिए और पंकज जी से मैं निवेदन करता हूं कि उसकी स्कैन कॉपी आप सारे प्रतिभागियों को वितरित कीजिए। छोटी सी पुस्तक है वो, लोक देवता नेहरू। दिनकर के प्रसंग में एक और मुझे बात याद आती है जो नेहरू को समझने के में हमें बहुत मदद कर सकता है। नेहरू जी दिनकर बहुत अच्छे कवि थे। आप लोगों ने संस्कृति के 4 अध्याय की पुस्तक पढ़ी होगी, जिसकी भूमिका स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने ही लिखी है। तो नेहरू बहुत अच्छे कवि थे। रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र जैसे उन्होंने काव्य रचे। वो उनको राष्ट्र कवि की उपाधि भी प्रदान की गई थी। लेकिन नेहरू जी को कविताएं पसंद नहीं थी। तो उन दिनों तो राजनीतिक लोग ऐसे हुआ करते थे कि केवल वो सक्रिय राजनीति में ही भाग नहीं लेते थे, वो विचारवान पुरुष भी होते थे। वो वैचारिक संगोष्ठियों में भाग लेते थे, अपने घर पर कवि गोष्ठियों और विद्वानों को आमंत्रित करते थे। अभी भारत से परंपरा लुप्त हो गई। कोई चर्चित पुस्तक आती थी तो उस पर प्रधानमंत्री अपने आवास पर संवाद आयोजित करते थे। ये परंपराएं अब इस देश से खत्म हो गई। तो नेहरू जी के घर पर एक दिन कवि गोष्ठी थी प्रधानमंत्री आवास में। तो उस कवि गोष्ठी में राष्ट्र कवि दिनकर न हो, ये कैसे संभव? तो राष्ट्र कवि दिनकर ने एक लंबी कविता सुनाई। तो कोई भी असर, कोई भी प्रतिक्रिया नेहरू जी पे नहीं हुई। लेकिन उस कविता का अंत जो था, जिन 4 पंक्तियों से उसका कविता का अंत हो रहा था, वो कविता थी, एक हाथ में कमल। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में धर्म दीप्त विज्ञान। एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में धर्म दीप्त विज्ञान, लेकर उठने वाला है धरती पर हिंदुस्तान। लेकर उठने वाला है धरती पर हिंदुस्तान। जब ये पंक्ति अपने लय में दिनकर ने प्रस्तुत किया तो दिनकर कहते हैं कि मैंने जीवन में पहली बार किसी कविता की पंक्तियों को सुनकर जवाहरलाल नेहरू के मुंह से वाह वाह शब्द सुना है। इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना।
एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में धर्म दीप्त विज्ञान, लेकर उठने वाला है धरती पर हिंदुस्तान, धरती पर हिंदुस्तान। इस छोटी सी कविता के मर्म को, जो आइडिया ऑफ इंडिया नेहरू के मन में बैठा हुआ था, और ये दिनकर की ये 4 पंक्तियां ठीक वैसे ही हैं जैसे सुर में सुर का मिल जाना। सुर में सुर जो मिले मेरा प्रधान। ये सुर में सुर मिल जाना था कि जो नेहरू का आइडिया ऑफ इंडिया था, और एक भारत की तस्वीर इन 4 पंक्तियों में भी खींची गई। एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में धर्म दीप्त विज्ञान। ये धर्म दीप्त विज्ञान शब्द जो है ना, वो नेहरू को समझने के लिए बहुत उपयोगी शब्द है। दीप्त का मतलब प्रकाशित, आलोकित, धर्म से आलोकित विज्ञान। यहां धर्म का मतलब क्रिश्चियन, इस्लाम, हिंदुइज्म से है। यहां धर्म का मतलब सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों वाला धर्म दीप्त विज्ञान। अब देखिए इस 4 पंक्तियों में जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो क्या है? एक हाथ में कमल। कमल किस चीज का प्रतीक है? समृद्धि का प्रतीक है। इसीलिए लक्ष्मी का आसन है, इसीलिए लक्ष्मी को कमलासना कहा जाता है। तो एक हाथ में कमल मतलब समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत। और वो समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? उस विज्ञान से नहीं बनेगा जिस विज्ञान ने इस दुनिया को 2 महायुद्धों का ताप दिया है। उस विज्ञान से नहीं, जिस विज्ञान ने इस दुनिया को 2 महायुद्धों का ताप दिया है। कैसा विज्ञान? वैसा विज्ञान जो धर्म से आलोकित हो, मतलब सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों से आलोकित विज्ञान। ऐसा विज्ञान जो मनुष्य की सृजनात्मकता को बढ़ाता हो, सकारात्मक विज्ञान। मतलब विज्ञान का ऐसा चेहरा जो मानवीय हो, विज्ञान का विध्वंसक चेहरा है। इसीलिए कितना सोच समझ के इस शब्द का प्रयोग किया गया है। शायद ये शब्द सुनते हुए ही नेहरू जी के का सुर में सुर मिल गया होगा, उनके मुंह से वाह वाह निकला होगा, धर्म दीप्त विज्ञान। तो ये शब्द निकला क्योंकि नेहरू की सोच में यही भारत था, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत। और वो बनेगा कैसे? तो धर्म दीप्त विज्ञान के द्वारा। और इन्हीं 2 आधारभूत बातों को लेके नेहरू जी ने इस देश के आजाद होने के तत्काल बाद इस देश की कमान संभाली और 12 बजे रात्रि में जो उन्होंने आजाद भारत में जो पहला भाषण दिया, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, नियति से साक्षात्कार, वो दुनिया के महानतम भाषणों में शुमार किया कि जब पूरी दुनिया 12 बजे रात्रि को सो रहा है तो कहते हैं कि ये भारत जागने वाला है। और कैसा भारत जागने वाला है? एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में धर्म दीप्त विज्ञान,
लेकर उठने वाला है धरती पर हिंदुस्तान, धरती पर हिंदुस्तान। और वो भारत की जनता से आह्वान करते हैं कि आजादी के आंदोलन के दौरान आपने नियति से कुछ वादा किया और नियति से किए गए उस वादे को पूरा करने का अब समय आ गया है। और वो समय कैसा था, इसके उस समय की कुछ तस्वीरों को पंकज जी ने और मित्रवर अशोक अहिरवार ने आपके सामने कुछ मांगी रखी। वो भारत कैसा था? 563 या 565 रियासतों में बटा हुआ था। देश की गरीबी और जलालत ऐसी थी कि कहा जाता है कि घर में कोई मरता था तो पटवारी जब पर्ची काटता था तो 2 गज कफन मिलता था। ये देश 673 वर्षों तक इस्लाम के क्रूर शासन में लूटा गया देश था। 200-250 वर्षों में ब्रिटिश राज के द्वारा कंगाल किया गया ये देश था। जिस देश की कभी दुनिया के जीडीपी में 30 से 34% भागीदारी होती, विश्व व्यापार में उल्लेखनीय भागीदारी जिस देश की होती थी, वो देश 673 वर्षों में इस्लाम के द्वारा लूटा गया था। 200-250 वर्षों में ब्रिटिश राज के द्वारा कंगाल किया गया था। इस देश में सुई भी नहीं बनती थी तो इस्पात बनने की बात कहां से की जा सकती थी। और उसी दौरान दुर्योगवश इस देश को विभाजन की त्रासदी का भी सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान को 55 लाख रुपए की देनदारी देनी पड़ी थी, 55 करोड़ की देनदारी देनी पड़ी थी। एक ऐसे देश की वो बागडोर नेहरू संभालते हैं और संभालने के बाद इस देश को पटरी पर लाने के लिए मैं एक केवल छोटा सा डाटा दूंगा कि उनके पास जो आइडिया ऑफ इंडिया था उसके कितने कंपोनेंट्स थे जिसको लेके उन्होंने इस देश को गढ़ने का प्रयास किया। पहला कंपोनेंट उसका था संप्रभुता, संप्रभु भारत अर्थात स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भारत। दूसरा लोकतांत्रिक भारत। जब वो भारत को लोकतांत्रिक कहते हैं तो उसके पीछे केवल लोकतंत्र का मतलब नेहरू के लिए शासन प्रणाली वाला लोकतंत्र ही नहीं है। लोकतंत्र अपने आप में एक संपूर्ण विश्व दृष्टि और सभ्यता दृष्टि, केवल वो शासन प्रणाली नहीं है। तीसरा कंपोनेंट था धर्मनिरपेक्षता। चौथा उनके आइडिया ऑफ इंडिया का कंपोनेंट था गरीबोन्मुख अभिमुखीकरण, मतलब गरीबी को दूर कर। उसका पांचवा कंपोनेंट था मानव गरिमा की रक्षा। और उसका छठा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था
रूढ़ी और अंधविश्वास से ग्रसित भारत को एक वैज्ञानिक अभिव्यक्ति के द्वारा देश और दुनिया के साथ कदम ताल करते हुए एक प्रगतिशील भारत का निर्माण करना, ये उनके आइडिया ऑफ इंडिया का 5वां कंपोनेंट था। और इस प्रकार की आधारभूत दृष्टियों को लेकर नेहरू आजाद देश का बागडोर संभाल और 1950 में जब उन्होंने पहला बजट नेहरू ने संसद में रखा, तो वो बजट था 347.5 करोड़। ये 1950-51 का बजट था, 347.5 करोड़। नेहरू जी की कैसी कीमियागिरी थी और अपनी कार्य योजनाओं को उन्होंने कितने सशक्त तरीके से इस देश में लागू किया, अपने एक्शन प्लान को, कि 1960-61 में जब वो भारत का बजट प्रस्तुत करते हैं तो वो बजट है 780.10 करोड़ का, लगभग 100 गुने की वृद्धि होती है। भारत के बजट में मात्र 10 वर्षों, मतलब उनके एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन की आप एक्यूरेसी देखिए कि भारत का जो बजट 1950-51 में 347.5 करोड़ का था, वो 1960-61 में 780.10 करोड़ का बजट हो गया। और आप जानते हैं उन दिनों भारत के विकास दर में जो जीडीपी का रेशियो था वो 18%, जबकि उस समय तुलनात्मक रूप से आप देखिए तो सोवियत संघ 12% के जीडीपी के रेट से विकसित हो रहा था और अमेरिका 7 कुछ जीडीपी के रेट अनुपात को मेंटेन कर रहा था और भारत 18% के विकास दर को मेंटेन कर रहा है। ऐसे थे मित्र पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इस देश को निर्मित करने का प्रयास किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन सब सूचनाओं के आधार पर हम नेहरू को इस देश का कायदे आजम का पूरा सम्मान देते हुए भी हम इस देश के आजादी के 75 वर्षों में जिस दहलीज पर खड़े हैं, वो दहलीज ऐसी नहीं है जहां केवल नेहरू की प्रशंसा है। हमें नेहरू के प्रति आलोचनात्मक और उससे भी आगे समालोचनात्मक भी होना चाहिए। और एक विचारधर्मी व्यक्ति के लिए ये बहुत जरूरी चीज है कि ये देश जैसे निर्मित हुआ, यहां तक पहुंचा, वो पहुंच गया, लेकिन एक विचारधर्मी व्यक्ति के लिए ये सोचना भी जरूरी है कि नेहरू जी इस देश में बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन हमें सदैव इस बात की भी अपेक्षा अपने मन में पालनी चाहिए कि क्या इससे भी बेहतर किया जा सकता है। और अगर नेहरू से कहीं समय, देश और काल के दबाव, भूल चूक होती है, गलतियां होती है, देश काल और समय का दबाव होता है, तो अगर हम उन देश काल और समय के दबाव में अगर नेहरू जी से भारत के पुनर्निर्माण में कोई चूक हुई है
तो हमें उन बिंदुओं को भी चिन्हित करना चाहिए और एक विचारधर्मी व्यक्ति के रूप में ये सुझाव प्रस्तुत करना चाहिए कि उन कमियों को दूर करके हम भारत को आधुनिकता के युग वाली दुनिया के आगे अब जो उत्तर आधुनिकता भी नहीं बल्कि मतलब इसको कहा जाता है कि पोस्ट ऑथेंटिक वर्ल्ड में जो पूरी दुनिया जा रही है, उस दुनिया के साथ हम भारत के गतिशील संबंध की रूपरेखा कैसे बना सकते हैं, इस पर भी हमें सोचना चाहिए। इसलिए मैं केवल नेहरू का प्रशंसक ही नहीं हो सकता, हमें नेहरू के प्रति समालोचनात्मक होना चाहिए और नेहरू पर समालोचनात्मक होने का अधिकार मुझे क्या देता है? अधिकार मुझे ये बात देता है कि आपको इस देश को गढ़ने का सबसे अधिक समय और सबसे अधिक अधिकार आपको दिया। तो यदि इस देश में के गढ़ने में कोई खामी रह गई है, इसकी जिम्मेवारी भी नेहरू को ली। लेकिन नेहरू की आलोचना करके, उनकी भर्त्सना करके, उनकी अवमानना करके हम अपनी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकते। और आज का जो दौर है वो अपनी जिम्मेवारी को इसी अधूरे ढंग से पूरा कर रहा है, क्योंकि आज आप सोशल मीडिया पर देखिए, नेहरू और गांधी को रिजेक्ट करने की जितनी भ्रमात्मक सूचनाएं हम लोगों के सामने उपलब्ध है, वो क्या कर रहे हैं? नेहरू की भर्त्सना, नेहरू की अवमानना, नेहरू को निरस्त किया जाना। लेकिन नेहरू को निरस्त करके, नेहरू की भर्त्सना करके ही आप अपनी केवल जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकते। आप अगर नेहरू की खामियों को आप चिन्हित करते हैं तो उन खामियों को दूर करने के लिए आपके पास कौन सा विकल्प, कौन सा आपके पास एक्शन प्लान है? तो आज का जो दौर है मित्रों, वो गांधी और नेहरू को भूलने का दौर है। और पंकज जी ने इस पुनश्चर्या कार्यक्रम को आयोजित करके गांधी और नेहरू को भूलने के विरुद्ध भारत के जनमानस को खड़ा करने का, पंकज जी, आपने एक अकादमी की कोशिश किया। नेहरू और गांधी को भूलने के विरुद्ध खड़ा करने का आपने जो उपक्रम, अकादमिक उपक्रम आपने आयोजित किया है, इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बहुत ही साधुवाद देता हूं और इस बात के लिए भी आपको, आपके प्रति स्नेह व्यक्त करता हूं कि यह जानते हुए कि मैं नेहरू का अध्येता नहीं, आपने नेहरू पर आयोजित इस पुनश्चर्या का पाठ्यक्रम में हमें, इसके उद्घाटन सत्र में हमें मुख्य वक्ता के रूप में जो आपने आमंत्रित करके सम्मान दिया, मैं आपके प्रति स्नेह और आदर व्यक्त करता हूं। और अपने मित्र अशोक अहिरवार जी और प्रोफेसर डीके श्रीवास्तव जी और आप जैसे जिज्ञासु शोधार्थी और कुछ प्रतिभागी और आभासी माध्यम से जुड़े हुए प्रतिभागियों के बीच में मेरे मन में नेहरू पर कुछ कहने का जो उत्साह जगा, तो मैं सम्मिलित रूप से सभी लोगों के प्रति साधुवाद और आदर प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं और अगले सत्र में हम फिर आपसे रूबरू होंगे और
कुछ आपसे संवाद करने का प्रयास करेंगे। इसी कामना के साथ आप सभी लोगों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।